हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं तीसरा आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में हम SPDF जो ब्लॉक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी डी ब्लॉक के तत्व इन्हें क्यों बोलते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यहाँ जो लिखे हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, और इनमें जब हम परमाणु क्रमांक के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप देखना विन्यास में अंत में जाकर के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरेगा, इसलिए इन सारों को डी ब्लॉक में रख दिया गया है। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और याद रखना है आपको, डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में आता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में स्थित होते हैं। और ये भी याद रखना कि डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन हम वर्ग के अनुसार नहीं बल्कि आवर्त के अनुसार करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन और आगे एफ ब्लॉक और आएगा, तो डी और एफ दोनों का ही अध्ययन हम आवर्त के अनुसार करते हैं। आवर्त क्षैतिज पंक्तियां उन्हें आवर्त कहा जाता है, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां उन्हें वर्ग कहा जाता है। तो डी ब्लॉक में आप याद रखना हम तत्वों का अध्ययन एक आवर्त के अनुसार करते हैं, और आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उन्हें आवर्त कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन हम आवर्त के अनुसार करते हैं। और याद रखना डी ब्लॉक में ये स्कैंडियम है SC, जो कि 21 नंबर पर आता है। SC स्कैंडियम कहा जाता है। स्कैंडियम 21 पर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जो कि क्रमबद्ध होते हैं 21, 22, 23, 24 इस प्रकार से। तो क्रमबद्ध ये चलते जाएंगे, और आप ध्यान देना कि ये 30 जिंक तक और आपके 3D श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना, 3D श्रेणी कहलाती है 30 नंबर जिंक तक। 3D श्रेणी क्यों बोलते हैं इसे? ऊपर वाली इस श्रेणी को 3D श्रेणी कहते हैं। 3D श्रेणी, इसे 3D श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाकर भरेगा, और इस नीचे वाली को 4D श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी बोलते हैं इसे? 4D श्रेणी। ठीक है ना, जब हम विन्यास लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा ही 4D और फिर यहां जाकर भरेगा। हमेशा ही इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन हैं वो 4D में जाकर भरेंगे, इस वाले में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाकर भरेंगे, और ये वाली है 5D श्रेणी। कौन से वाली? 5D श्रेणी। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाकर भरेगा, और इसमें 6D में जाकर भरेगा, इसलिए इसे 6D श्रेणी कहा जाता है। ये सामान्य सी बातें हमें याद रखनी है। तो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। फिर याद रखना यहाँ पर ये इट्रियम भाई 39 नंबर से शुरू होगा। आप कहोगे तो 30 के बाद तो 31 आना चाहिए था। नहीं, 30 के बाद इधर 31 में S ब्लॉक वाले आते हैं। S ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो आ जाते हैं, याद रखना। तो वो कौन से? वो 31, 32, 33, 34, ठीक है ना, और 35, 36, 37 इस प्रकार से S ब्लॉक और वो P ब्लॉक के आ जाते हैं। तो फिर यहां ये आपके 39 नंबर पर आता है, तो इधर वो S ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये 39, और याद रखना ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये वाला 48 पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो डी ब्लॉक में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि 3D श्रेणी है वो 21 से 30 तक चलेगी, 4D श्रेणी है वो 39 से लेकर के 48 तक चलेगी। उसके बाद में याद रखना लैंथेनम La, पहले ये बताओ, इसे बोलते हैं इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, NB करते हैं इसे,
नायोबियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये हमें याद रखने हैं और ये लेंथेनम 57 नंबर पर आएगा, यहाँ 57 से लिखा जाएगा। और फिर याद रखना ये लेंथेनम 57 आने के बाद में हैफनियम आपको 72 नंबर से शुरू करना है। आप कहोगे कि यहाँ 48 था, बाद में 49 50 कहां चले गए? अरे वो इधर एस ब्लॉक में आ गए और यहाँ 57 लेंथेनम इसमें आता है, तो फिर ये 72 आगे कहां से आ गया? इधर वाले 58 59 60 कहां चले गए? यहां से निकाल करके नीचे दो सारणी दी होती है आवर्त, आपकी आवर्त सारणी में नीचे दो पंक्तियां और दी हुई होती है जिन्हें हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो वो जो यहाँ 58 से निकाल करके उसमें रख दिया गया है, वो आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा कि यहाँ 57 के बाद 58 जो आना चाहिए सीरियम, वो 58 सीरियम यहाँ नहीं आता, डी ब्लॉक में नहीं आता, वो यहां से निकाल करके एफ ब्लॉक में नीचे दो श्रेणियां बना दी गई है। उन श्रेणियों में पहले वाली श्रेणी जिसे हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, उसमें रखा गया है। यहाँ हैफनियम 72 पर आएगा और 72 के बाद कंटिन्यू चलेगा। आप इस प्रकार से इनके परमाणु क्रमांक और तैयार कर लेना जो कि हमें काम आएंगे, और इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान में रखना। इसी प्रकार 89 आएगा एसी एक्टिनियम में। एक्टिनियम में 80 के बाद 81 82 नहीं आएगा, यहाँ 89 आएगा और 89 एक्टिनियम आने के बाद में फिर आरएफ याद रखना रदरफोर्डियम 104 पर आएगा। आप कहोगे कि यहाँ 100 आपके 89 के बाद ये जो 90 91 वाले वो कहां चले गए? वो यहाँ नीचे वाली सारणी में यानी एफ ब्लॉक में आ गए, और एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, दो में से ऊपर वाली में तो 58 से वाले वो आ गए, नीचे वाले में जस्ट यहाँ 103 वाले वो आ गए, ठीक है ना? तो वो एक्टिनाइड श्रेणी हो गई। इस प्रकार से 89 एक्टिनियम के बाद 104 रदरफोर्डियम और डोबनियम आप 105 लिखोगे, और 106 107 108 109 110 111 और 112 इस प्रकार से आप 6D श्रेणी को पूरा करोगे। थोड़ा सा परमाणु क्रमांक आपको यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ तत्व हैं वो बीच से निकाल करके यहाँ डी ब्लॉक वाले और एफ में रख दिए गए थे, तो वो वहां पढ़े जाएंगे, यहाँ नहीं पढ़े जाएंगे। अब हम इसे पढ़ते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर उसके बाद में भाई इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। उसके बाद में लेंथेनम, क्या होता है? लेंथेनम। उसके बाद में HF, हैफनियम। हैफनियम होता है TA, टेंटेलम। W को बोलते हैं टंगस्टन। RE को बोलते हैं रीनियम। OS को बोलते हैं ओस्मियम। IR को बोलते हैं इरिडियम और PT को बोलते हैं प्लेटिनम। AU को बोलते हैं ओरम यानी गोल्ड यानी सोना, और SG को बोलते हैं मरकरी यानी पारा। तो लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी अर्थात सोना। उसके बाद में एक्टिनियम, 89 को क्या बोलोगे? एक्टिनियम। उसके बाद में रदरफोर्डियम, RF, रदरफोर्डियम, DB, डोबनियम, CG, सीबोर्जियम, BH, बोहरियम, HS, हैसियम, MT, मैटनेरियम। MT को आप क्या बोलोगे? मैटनेरियम भी कहते हैं और मैटिडिनेरियम भी बोलते हैं, मैटडिनेरियम भी कहते हैं, मैटनेरियम भी कहते हैं। और आपके DS को आप बोलोगे डायस्प्रोसियम और RG को आप बोलोगे रोंटेजन, ठीक है ना? रोंटेजन। और UUB को बोलोगे अनबाइयम। मैं इनके नाम लिखना आपको सिखाऊंगा, अनबाइयम, इस प्रकार से इसे बोला जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और हम इनके याद रखने के तरीकों की बात करें तो 3D श्रेणी में हम एक तरीका लिखते हैं, और जिससे हम इसको बोलते हैं पहली वाली श्रेणी में सानिया तेरे वाली कार में, फिर
कोई निकला काला जेवर, जेवर बोलते हैं आभूषण को, सोने चांदी के बने हुए गहने आभूषण जेवर कहलाते हैं। सानिया तेरे वाली कार में फिर कोई निकला काला जेवर, कि सानिया तेरे वाली कार में फिर कोई निकला काला जेवर। हमें तो याद रखना है, आप अपना कोई तरीका और यहां अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, इनको याद रखने का तरीका आप बोलोगे ये जिंदगी, ZR जिंदगी, ये जिंदगी नायाब है। नायाब मतलब नायाब बोलते हैं विशिष्ट, विशेष, स्पेसिफिक, अनोखी। ये जिंदगी नायाब है। मोटे, कोई मोटा व्यक्ति उसको बोला है मोटे, रूड, मोटे रूड मतलब जो आपके बहुत मोटा हो उसे बोला है मोटे रूड, रूड है मोटे रूड। पड आगे कड, पड आगे कड यानी किसी को कोई समझाते हुए कह रहा है कि ये जिंदगी नायाब है, मोटे रूड, तू पढ़ और आगे कट, ठीक है ना। इस प्रकार पढ़ लिख करके आगे निकलना, मतलब कहने का भावार्थ ये है, ये जिंदगी नायाब है, मोटे मोटे रूड, पढ़ आगे कट, इस प्रकार से याद रखना। फिर ले, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। इसको कैसे याद रखोगे? याद रखना, ले मतलब लेना, ले हाफ टेबलेट, टेबलेट गोली को बोलते हैं मतलब, हाँ, ले हाफ टेबलेट, वो रेड ऑरेंज यानी वो जो रेड ऑरेंज वाली जो हाफ टेबलेट है वो ले हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज। इधर पड़ा आलू हलवा, इधर पड़ा आलू हलवा, यानी वो कह रहा है कि जो रेड ऑरेंज वाली जो टेबलेट है वो हाफ टेबलेट ले ले और फिर जो इधर आलू हलवा पड़ा है उसको खा ले। तो ले हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज, इधर पड़ा आलू हलवा, याद रखना। इसी प्रकार ये एसी, एसी जानते हो, अपने घरों में एसी चलाते हैं हम लोग, किसी ऑफिस में, घरों में, रूम को ठंडा करने के लिए, वो एसी। एसी रूफ, रूफ जानते हो आप में RFF रूफ छत होता है, छत का भीतरी हिस्सा रूफ कहलाता है, तो वो मैंने रूफ शब्द छत वाला यहां ले लिया है। एसी रूफ में, एसी रूफ में यानी जिस छत के अंदर एसी लगा हो, कहने का भावार्थ जिस कमरे में एसी लगा हो, जिस छत में एसी लगा हो। एसी रूफ में दबकर सगे भाई हंस मत, एसी रूफ में दबकर सगे भाई हंस मत, 10 रोग उगेंगे, यानी एसी कमरे में रहोगे तो आपके 10 प्रकार के रोग हो जाएंगे। और वो एसी कमरे में मतलब बैठा है, दबा हुआ बैठा है और हंस रहा है, तो वो कहता है कि एसी रूफ में दबकर सगे भाई हंस मत, 10 रोग उगेंगे, यानी वो उसे एक प्रकार से आपके चैलेंज कर रहा है कि तू एसी रूफ में बैठा है तो यहां बैठकर तू हंस मत, तेरे 10 प्रकार के रोग हो जाएंगे। एसी रूफ में दबकर सगे भाई हंस मत, 10 रोग उगेंगे। इस प्रकार से हमें ये जो एलिमेंट है उनके नाम और परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में कुछ सामान्य बातें आप ध्यान में रखना, जैसे ZnCdHg डी ब्लॉक में शामिल होते हैं और डी ब्लॉक वालों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। हालांकि डी ब्लॉक वाले सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन Zn, जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, नहीं बोलते इनको संक्रमण तत्व। क्यों? याद रखना खास बात कि इनका डे कक्षक पूर्ण पूरित होता है, डे कक्षक पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है।
जैसे आप डी जेड का विन्यास लिखोगे, मतलब जेड में आपके विन्यास लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ d में 10 आ रहे हैं और आप जानते हो d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे s में 2 आते हैं, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ इन तीनों तत्वों में d आप लिखोगे तो d में यहाँ 10-10 इलेक्ट्रॉन आएंगे इन तीनों तत्वों में, इसलिए इनका d कक्षक पूर्ण पूरित होता है। पूर्ण पूरित होने के कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता है। तो ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता है। आपसे पूछे कि क्यों नहीं कहा जाता संक्रमण तत्व, तो बोल देना कि इनका d कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता है। फिर अगली बात ये बताओ कि पूरी आपके डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं तो वो ठोस अवस्था में है, लेकिन याद रखना मरकरी यानी ये पारा Hg एकमात्र ऐसी धातु है अपवाद स्वरूप जो कि द्रव अवस्था में होती है। इसमें सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन द्रव के रूप में एकमात्र एक Hg है, वो द्रव के रूप में पाई जाती है। आपके याद रखने वाली बात है। फिर हम बात करें टंगस्टन, जो 74 नंबर पर W लिखा है वो टंगस्टन है। टंगस्टन धातु, याद रखना टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है और आपके ये लगभग कहा जाता है 3470 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3470 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन धातु बल्ब में जो फिलामेंट होता है, बल्ब जो होता है उसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन धातु काम में ली जाती है। तो थोड़ा सा याद रखना कि इसका गलनांक सर्वाधिक होता है, सभी धातुओं में इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। फिर बात करूं IR इरिडियम, इरिडियम जो कि 77 नंबर पर लिखा है, 77 नंबर वाला इरिडियम, इसका घनत्व याद रखना पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है। घनत्व सबसे अधिक, तो घनत्व सबसे अधिक वाला कौन है? सबसे अधिक घनत्व वाला IR इरिडियम है। इरिडियम बोलते हैं इसे, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है पूरी आवर्त सारणी में। फिर मैं उसके बाद बात करूं, ये देखना जैसे सिल्वर Au और Pt, यानी सिल्वर है, सोना है और प्लेटिनम है, इन धातुओं को याद रखना उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। कौन सी धातुएं? मैं उत्कृष्ट गैस नहीं कह रहा हूं, मैं उत्कृष्ट धातुएं बोल रहा हूं, आदर्श धातुएं बोल रहा हूं। उत्कृष्ट धातुएं कौन सी? सोना, चांदी और प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। तो Ag, Au और Pt ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। प्लेटिनम, याद रखना प्लेटिनम सोने से भी महंगा होता है। ये वाला प्लेटिनम 78 नंबर पर जो है ये सोने से भी महंगा होता है, गोल्ड से भी बहुत अधिक महंगा होता है। तो ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, इनके बारे में ये खास बातें याद रखना। इधर आप देखोगे Zr और HF, Zr को जर्कोनियम बोलते हैं, HF को हैफनियम बोलते हैं। ये जर्कोनियम और हैफनियम याद रखना, इन्हें जुड़वा बहने कहा जाता है। जर्कोनियम और हैफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। मैं परमाणु आकार की बात कर रहा हूं, मैं त्रिज्या की बात कर रहा हूं। इनकी त्रिज्या लगभग समान होती है, इसलिए इनको जुड़वा बहने कहा जाता है। तो Zr और HF है वो आपकी त्रिज्याओं में समान होती है, इसलिए इनको जुड़वा बहने कहा जाता है। ये सामान्य सी कुछ बातें आपको याद रखनी।